बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। स्मॉग के बगैर आपकी लाइफ थोड़ी बेहतर होगी, आपको सुबह सांस लेने में दुश्वारी नहीं पेश आ रही होगी, क्योंकि स्मॉग बहुत हल्की फुल्की सी है। ओवरऑल ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हालात व वाक़यात हैं एंड आई होप कि ये ऐसा ही रहे। धूप भी निकली हुई है तो आप धूप को भी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आज बल्कि इनफैक्ट कल रात से मुझे वेदर खासा बदला हुआ लग रहा है। आई एम नॉट श्योर कि मुझे ही लग रहा है या बाकी लोगों को भी लग रहा है, क्योंकि आज जब मैं सुबह स्टूडियोज़ में आई तो AC ऑन था और मैंने कहा कि बंद कर दिया जाए। अमूमन वरना मैं आकर स्टूडियोज़ में शोर मचाती हूँ कि बहुत गर्मी हो रही है, AC चलाए, लेकिन आज मेरी सारी टीम भी हंस रही थी कि आज मैडम को सर्दी लग रही है। तो ऐसा ही है वेदर। आई होप कि चेंज होने के साथ साथ आपकी तबीयतें बिल्कुल ठीक रहें, आपको अच्छी चाय मिलती रहे। मुझे अच्छी चाय मिल जाती है सुबह सुबह, बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि मैंने बहुत शकील बातें करनी होती हैं चाय पीने के बाद, जिसमें सियासत की बात होती है। और सियासत पे आपको पता है 24 नवंबर की जो तारीख़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। मुल्क की सियासत ओवरऑल उसकी बात कीजिए तो इस वक्त कह लेना ज़ोरों शोर से जारी है, अपने उरूज पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जी 24 नवंबर को एहतजाज के लिए 10 लाख से ज़ायद कारकुनान इस्लामाबाद ले जाने का दावा किया है। और उन्होंने कहा है कि एहतजाज की कॉल बानी PTI ने खुद दी है, ये फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा और एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए उनके मुताबिक जी वो पूरा जोर लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। छोटे हल्के से जी हर MPA को 5,000, जबकि जो बड़े हल्के हैं उनमें से 10,000 वर्कर्स लाने का टास्क दिया गया है। जबकि वुज़रा और मशीरों के हवाले से बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन जो हैं घरों से निकालने की जिम्मेदारी उनको मिली है। वर्कर्स के लिए जी गाड़ी से लेकर खुराक तक सारा इंतज़ाम उस MPA की जिम्मेदारी होगी। जो इस पे अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जी वलीद इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि जो हमारा एहतजाज है वो पुरअमन है, गैर मुसल्लह होगा। आइन हर शहरी को पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज का हक देता है। जबकि मुशीर इत्तलात जो है खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा है कि पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुँचे हैं, इस बार भी पहुँचेंगे, लेकिन इसमें जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो हुकूमत ने ज़ाहिर तैयार करनी है। तहरीक इंसाफ के हतमी एहतजाज को हुकूमत ने जी नाकाम बनाने के लिए वो भी पूरे तैयार नज़र आ रहे हैं। और ये ख़दशा है कि 24 नवंबर को जी इस्लामाबाद अल्लाह ना करे कुछ हालात वाक़यात हमें जो नज़र आएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो लीगी रहनुमा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने कहा कि PTI एहतजाज नहीं निज़ाम से बगावत करने जा रही है। मरने मारने की बात एहतजाज की नहीं बल्कि बगावत की होती है। तहरीक इंसाफ ने जी 24 नवंबर को जो अभी मैं वलीद इकबाल साहब की जो बात है उसको कोट कर रही थी पुरअमन एहतजाज के हवाले से, लेकिन ये जो फाइनल कॉल का कहा जा रहा है क्या वाकई ये फाइनल कॉल होगी और जो तहरीक इंसाफ ने स्ट्रैटेजी अपनाने का सोचा है क्या वो उसमें कामयाब होंगे। मुतालबात की मंजूरी तक मौक़िफ़ ले लेते हैं जी। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा तहरीक इंसाफ है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बैरिस्टर साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं जी। कुछ हमारे इंटरनेट के इशूज़ हैं, ये अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको ये अपडेट मैं ज़रूर कर सकती हूँ कि जी हुकूमत की जानिब से जो तैयारी है उस पर भी हम बात करेंगे और मौक़िफ़ भी लेंगे। बैरिस्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल है तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये फाइनल कॉल है। पहले तो मैं आपकी स्ट्रैटेजी और तैयारियों के हवाले से जानना चाहूँगी जी। ये जो 10 लाख से ज़ायद कारकुनान अली अमीन गंडापुर साहब लाएंगे, MPAs MNAs उनको भी टास्क दिए गए हैं। जी देखें अर्मला, पहली बात तो यह है कि ये देखना ज़रूरी है कि क्या इसमें कोई हर्ज है कि कोई सियासी जमात, कोई सियासी कुव्वत या पाकिस्तान की अवाम किसी किस्म का एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यह है कि बुनियादी हक है एक पुरअमन एहतजाज का, पुरअमन जलसे का, पुरअमन इज्तिमा का, और वो चाहे मजहबी हो चाहे सियासी हो,
वो पाकिस्तान के अवाम का हक है। सो अब 10 लाख आए कि 1 करोड़ आए कि 1 लाख आए, ये फिर तफसील की बातें हो जाती हैं। सो लोग जो हैं वो किस चीज़ के लिए आना चाहते हैं, और 10 लाख ज़ाहिर है वर्कर तो नहीं होते, ये तो आम अवाम पाकिस्तान की आने की शायद बात कर रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो उसमें जो है वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त से लेके पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में नाहक कैद सियासी कैदियों की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में अदलिया के वक़ार के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, इन मकासद के लिए, इन चीज़ों पे आवाज़ उठाने के लिए, अपना एक मौसर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ये 24 तारीख को आने का इनका अंदिया है। सो उसी तनाजुर में, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये किसी के ऑर्गेनाइज करने की बात नहीं है, ये तो लोग खुद पूछ रहे हैं हर किसी से, हर किसी को अकाउंटेबल भी ठहरा रहे हैं और आना चाह रहे हैं मुल्क के तौलो अर्ज से। सो अब बात यह है कि हुकूमत जिसके ऊपर, चाहे वो जिस तरह की भी हुकूमत हो, उसकी जिम्मेदारी है शहरियों की हिफाजत भी एक पुरअमन तरीके से इस सारे अमल को होने देना भी। ये पाकिस्तान की तारीख में भी पहली दफ़ा नहीं है, बिल्कुल लॉन्ग मार्च भी हुए हैं, इज्तिमा हुए हैं, जलसे हुए हैं और पुरअमन तरीके से हुए हैं, बहुत बहुत देर चले हैं। सो बात यह है कि अगर हुकूमत वक्त के पास ये यकीन है कि उनके पास कोई मैंडेट किसी किस्म का है या उनके साथ अवाम खड़ी है, तो वो इसकी हिफाजत यकीनी बनाएंगे और इसको पुरअमन तरीके से होने देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, जगह बता देंगे, रास्ते बताएंगे। जो एक जमात मुल्क होता है वो बिल्कुल अपने सियासी इदारों को, सियासी जमातों को इनेबल करता है कि इस तरह की अपनी एहतजाज को पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड कराया जा सके। अच्छा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बैरिस्टर साहब। अब आपने भी एक बात की, मैं चाहूँगी उसी पॉइंट को हम लेके आगे चलें। आपने कहा कि पहले भी माजी में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किए हैं, लॉन्ग मार्च किए हैं, जलसे किए हैं, एंड वी अग्री कि हमने देखा है कि जब तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऐसा इज्तिमा किया है तो उन्होंने अच्छा पावर शो किया है बहुत दफ़ा। लेकिन उस वक्त और अब में फ़र्क ये है कि तब आपके जो लीडर थे बानी पीटीआई इमरान खान साहब, वो जेल से बाहर थे और वो ख़ुद इन सारे एहतजाज, जलसों और जुलूसों को लीड कर रहे थे। अब क्योंकि एक फ़ैन फॉलोइंग या एक सपोर्टर होना बानी पीटीआई का अपनी जगह मौजूद है, और मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर फॉलोइंग, बल्कि इनफैक्ट सारी फॉलोइंग इमरान खान साहब की है। लेकिन अब वो जेल के अंदर हैं और जो लीडरशिप है उसको ये टास्क दिया गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर लीडर्स, जो वर्कर है या सपोर्टर है, उसको एंगेज करना लीडरशिप की जिम्मेदारी है। लेकिन ये पिछले चंद हमने महीनों में या साल में देखा है कि वो उस तरह से एंगेज नहीं कर पाए हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो डिफरेंस है पहले के एहतजाज में और अब के एहतजाज में, इसमें आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखें, 8 फरवरी का दिन आपके सामने है। बहुत सारे जो उम्मीदवार थे कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के, वो तो अपने हलकों तक नहीं पहुंच सके थे। बहुत सारे उम्मीदवार जो थे वो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे थे। वो अपने हलके के 10 लाख आवाम को नहीं जानते थे। वो अपने हलके के अंदर जिन्होंने कई चंद लाख ने वोट डाला उनको नहीं जानते थे। लोगों ने वोट निकल के खुद डाले, अपने उम्मीदवार को जाने बगैर डाले और इमरान खान के नाम के ऊपर डाले। सो अभी भी बात यह है, ये जो कॉल है ये सिर्फ पार्टी के कायदीन के लिए या वर्कर्स के लिए तो नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है। तो मेरे ख्याल में कोई पार्टी के रहनुमा जो हैं वो इसमें रोल प्ले करे ना करें, ये तो आवाम ने फैसला करना है कि वो किस तरह करते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक रियासत की, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको एक खुश असलूबी से इस सारे अमल से गुजरा जाए, एक कोऑर्डिनेशन से गुजरा जाए। वो इस चीज़ को इनेबल करें, पाकिस्तान का एक एक शहरी जो है उसकी हिफाजत की, उसके हक के रहदरी की, उसके हक के इजाज़ की जो हिफाजत है और जिम्मेदारी है वो हुकूमत नहीं निभानी है आईने पाकिस्तान के तहत। तो बैरिस्टर साहब, ये जिम्मेदारी आपको लगता है हुकूमत निभाएगी? और आप लोग जिस तरह से उम्मीद रखे हुए हैं कि फैसिलिटेट करेगी, वो करेंगे? देखिए, ये तो मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं अपनी उम्मीद आपके शो के ऊपर जाहिर कर रहा हूँ, और
ख्वाहिश कर रहा हूं कि इस किस्म का अमल होगा। लेकिन जो हुकूमत वक्त की बातें हैं वो इस वक्त अगर उनके कई नुमाइंदों ने कल परसों टीवी चैनल्स पे आके जिस तरह की बातें की हैं और उसके बाद पिछले 2 रातों से जिस तरह की डोर नॉकिंग और पुलिस के छापे पड़ने शुरू हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा जो रहनुमा हैं और वर्कर्स हैं मुख्तलिफ हलकों में उनके घरों के ऊपर, तो उससे तो नहीं लगता कि ये इनेबल करेंगे, ये डिस्टर्ब करेंगे। बट मुझे यही नहीं समझ आ रही कि जब ये डिस्टर्ब करते हैं तो इनको ये नहीं समझ आती कि लोग बल्कि ज्यादा एहतजाज के मोड में आते हैं, उनको हुकूमत के खिलाफ ज्यादा गुस्सा आता है कि हुकूमत अपनी रियासती ताकत जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय जो अब चोरी डकैती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय पुरअमन सियासी वर्कर्स और आम शहरियों के ऊपर जब इस्तेमाल करती है तो उसका उल्टा नुकसान होता है, सबको नुकसान होता है। तो अभी तक तासुर जो मिल रहा है वो तो यही है कि हुकूमत स्पेस नहीं देगी और वो ये अनफॉर्चुनेट बात है। अदालतें भी मौजूद हैं, हर दरवाजा खटकाया जाएगा, बिल्कुल पहले भी खटकाया गया है। तो देखते हैं कि अभी 24 तक क्या दुश्वारियां दोनों साइड को सामना। बैरिस्टर साहब का कनेक्शन का मुझे लग रहा है कोई इशू है, आवाज़ ड्रॉप हो गई है। बैरिस्टर आपको आवाज़ आ रही है? देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा। और बैरिस्टर साहब के मुताबिक जी उनकी जो उम्मीदें हैं वो यही हैं कि आईने पाकिस्तान हो या एक रियासत हो, किसी भी जमात को, किसी भी इंडिविजुअल को पुरअमन एहतजाज का हक देता है और तहरीक इंसाफ का ये राइट है जो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जो हुकूमती मशीनरी है या हुकूमती वज़रा है या हुकूमत मौजूदा हुकूमत है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उनकी बातों से ये नहीं लगता कि वो उनको फैसिलिटेट करेंगे। और उनके मुताबिक जी जो ये 24 नवंबर की कॉल दी गई है ये बड़ी इम्पोर्टेंस की हामिल है क्योंकि ये ख़ुद बानी PTI ने दी है और ये जो फ़ाइनल कॉल जिसके हवाले से बार बार तहरीक इंसाफ बात कर रही है ये वाकई फ़ाइनल कॉल होने वाली है। और अली अमीन गंडापुर साहब के मुताबिक जी कि जब तक उनके हर मुतालबे की मंजूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो नहीं रहेंगे। बैरिस्टर साहब मेरा अगला सवाल आपसे इसी हवाले से है, आपने ख़ुद भी कहा कि जो हुकूमत फैसिलिटेट करने को तैयार नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि जो हुकूमत इस वक्त अपना जो जिस तरह से बिहेव कर रही है इससे तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब हो जाएगा। आपको भी ऐसा ही लगता है कि हुकूमत का ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है ये स्ट्रिक्ट वाली जो ना फैसिलिटेट करने वाली, जो आपके मुताबिक क्या वाकई इसका एज मिलेगा तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज में? देखिए अमला बिल्कुल मिलेगा और बल्कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि हुकूमत खुद इसको एहतजाज के दिन से पहले ही कामयाब कर देगी और जिस तरह पहले भी यही हुआ है। जब आप लोगों के घरों में नाहक पुरअमन शहरियों के घरों के ऊपर छापे मारेंगे पाकिस्तान के तोलो अर्ज में, तो जाहिर है हर जगह एक फिजा बनेगी जिससे लोगों को लगेगा कि हुकूमत डर गई हुई है। हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि एक पुरअमन एहतजाज हो। अगर हुकूमत का ख्याल है कि लोग नहीं निकलेंगे या इमरान खान साहब के सपोर्टर्स नहीं हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं हैं इस मुल्क में या बड़ी तादाद में नहीं है, तो बिल्कुल कोई डर नहीं होना चाहिए। हुकूमत को एक्चुअली पता नहीं मशवरे देने वाले कौन हैं। हम तो इनके साथ पार्लियामान में भी बैठे हुए हैं, पार्लियामानी कमेटीज में भी बैठे हुए हैं। इन्हीं एहतजाज के बावजूद हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग में भी इनके साथ जाके बैठ के हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड किया है। पार्लियामान में भी हमने 26वीं अमेंडमेंट के ऊपर भी अपना एहतजाज जो है वो पार्लियामान में रिकॉर्ड किया है। सो बात है कि सियासी अमल जो है वो जाहिर है सिर्फ पार्लियामान में भी नहीं चलता, वो हलकों में भी होता है, उसका इस्तेमाल एहतजाज और जलसों में भी होता है। सो ये तो आपने अब हुकूमत ने डिसाइड करना है। मैं फिर यही कहूँगा द ओनर्स एंड द बर्डन इज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वो क्या चाहती है। वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहती है, पुरअमन तरीके से लोगों को एक अपने एहतजाज का हक इस्तेमाल करने देना चाहती है कि लोगों पे उसी तरह जिस तरह पहले होता आ रहा है पिछले 1.5 साल से क्रैकडाउन होगा पूरे पाकिस्तान में और हर गली हर मोहल्ले के अंदर हर हलके के अंदर लोगों को पता चल जाएगा कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से हो रहा है। और जाहिर है अवाम की नज़रों में वो एहतजाज होने से पहले ही कामयाब हो चुका होगा
अपने अपने शहर में कामयाब हो चुका हो। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब बात यह है कि आपने खुद भी कहा कि हुकूमत इसको होने से पहले कामयाब बना देगी, लेकिन ऑन द डे ऑफ एहतजाज 24 नवंबर को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आपको पता है अपनी जगह मौजूद होंगे। ये जो 10 लाख वर्कर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आने हैं, या हमने MPs MNAs की बात की है, 5,000 10,000 लोगों की बात की है, लोगों का पहुंचना इटसेल्फ बड़ा मुश्किल होता है। और ये लास्ट हमने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में देखा है, क्योंकि अब लोग डरे भी हैं, एक वाजे उनकी सामने जो इमेज है वो भी मौजूद है अपनी जगह पे कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, कोर लीडरशिप है, वो जेल के अंदर मौजूद है। और जो हमने अली अमीन गंडापुर साहब का लास्ट टाइम एक सीन भी देखा कि वो खुद खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए और फिर उसके बाद कारकुनान पीछे से उनको ढूंढते रहे। तो सपोर्टर या वोटर का जो कह ले एक ट्रस्ट भी तो बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है इस सारी सिचुएशन में, जो कि लैक कर रहा है कहीं ना कहीं, जिस पे दावे भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें लीडरशिप का रोल तो है, लेकिन मैं फिर जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि बानी चेयरमैन इमरान खान क्या कहते हैं। अगर उन्होंने कॉल दी है और उनका अपनी आवाम के साथ एक गहरा ताल्लुक है, तो आवाम उस चीज़ को देखेगी। आवाम का चाहे कोई वजीर आला हो, कोई वजीर हो, कोई MNA हो, टिकट होल्डर हो, सिर्फ उसको नहीं देख रही है। तो दूसरी बात ये कि बिल्कुल एक सिलसिला है, देखते हैं कि इस सारे मामले में क्या होता है। बहरहाल उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के अवाम अब निकल कर एक पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकेंगे। कल मैं कोट लखपत जेल में एक ट्रायल के लिए बतौर वकील मौजूद था और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर चीमा साहब, उन सब ने भी यही सबसे बात की कि देखें, और वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने भी खदशात होते हैं, लेकिन वो यही बात थी कि लोगों ने अपना इजहार राय करना है, अपना इजहार राय जो मुल्की हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, उसके ऊपर करना है। और हुकूमत वक्त बिल्कुल मुश्किलात खड़ी करेगी। सो ये सब चीज़ें देखें, हम भी देखेंगे, आप भी इसको कवर करेंगे कि क्या होता है। मेरी ख्वाहिश और उम्मीद सिर्फ ये है कि हुकूमत जो है वो हुकूमत का रोल अदा करेगी, वो कोई गुस्टापो की तरह क्रैकडाउन नहीं के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं करेंगे, बल्कि एक अपने शहरियों को अपने हकूक इस्तेमाल करने देने में मदद करेंगे। और उसके बाद 24 का दिन जो है वो एक अगर बहुत सक्सेसफुल होता है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं पुरअमन तरीके से, तो एक बहुत कामयाब एहतजाज रिकॉर्ड होगा। वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, खुशाइंद है। हम में से कोई नहीं चाहता कि एहतजाज जो है वो पुरअमन ना हो। हम में से कोई नहीं चाहता कि रियासती इदारों के साथ, पुलिस के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ अवाम का कहीं पे भी, चाहे वो कोई रास्ते में रुकावटें हटाने की बात हो या कुछ और हो, कहीं भी कोई तसादम हो। हर शहरी पाकिस्तान का शहरी है, चाहे वो किसी वर्दी में मौजूद है या सिविलियन है, तो उन सब की हिफाजत हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी भी है और हम उसको सीरियसली लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि रियासत भी जो है और हुकूमत उसको सीरियसली लेगी और इस पुरअमन एहतजाज की तरफ इस अवाम को जाने दिया जाए। एंड वी रियली होप कि ये एहतजाज या जो भी चीज़ हो रही है ये पुरअमन रहे, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए और हम किसी भी तरह का कोई भी केओस एक्सपेक्ट नहीं करते और ना हम इसके मुताबिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। 24 नवंबर को जी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उनके मुताबिक तो वो ये पुरअमन एहतजाज करेंगे और इसे कामयाब बनाएंगे। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ T20 सीरीज़ का जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जारी थी, इख्तिताम पजीर हो गई।
जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने तीनों मैचेस के अंदर T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की और सीरीज़ अपने नाम कर ली जी। 118 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए जी ऑस्ट्रेलियन टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर यह कामयाबी समेटी है। और पाकिस्तान के जो वाइट बॉल टीम के कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी T20 सीरीज़ वाइट वॉश के हवाले से कहा है कि मिडिल ऑर्डर में जो तजर्बाकार होने के बाद मिडिल ऑर्डर बैटिंग की कमज़ोरी जो है वो सारी सूरत हाल का बाइस बनी है। खिलाड़ियों की कमी ने भी टीम की कारकर्दगी पर असर डाला है। जबकि अगर कल के मैच के हवाले से बात की जाए तो टीम के अंदर कुछ चेंजेस की गई थी, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने टीम में जो कहले पार्टिसिपेट नहीं किया था। नायब कप्तान सलमान अली आगा को चांस दिया गया था और क़यादत सौंपी गई थी। जबकि नौजवान जो विकेट कीपर हैं हसीबुल्ला खान, उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। इस मैच में जी मोहम्मद रिजवान के साथ नसीम शाह को भी आराम दिया गया था, जिनकी जगह जहादात खान को डेब्यू का मौका दिया गया है। ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जी क्या मजीद इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ शाहनवाज खान मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बहुत शुक्रिया और मिला, बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन। अच्छा जी, कल आखिरी मैच था ज़ाहिर है T20 जो सीरीज़ थी 3 मैचेस की, इसमें ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी मिली है। पहले तो मैं ओवरऑल इन मैचेस में टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से आपका तज्जिया चाहूँगी। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट थे एक्चुअली हम लोग। जिस तरह हमने वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हराई थी, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए T20 में। ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी टीम को हमने 22 साल के बाद होम सीरीज जो है उनको हराई थी, तो और T20 के लिए हम लोग एक्चुअली रिलैक्स थे, जिसकी वजह से हमने देखा जो T20 के लिए डिजर्विंग प्लेयर्स थे वो हमने टीम में शामिल नहीं किए। लाइक जैसे साइम अयूब को टीम में होना चाहिए था, अब आपको थोड़े बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, फ़खर जमान का कमबैक करवाना चाहिए था। उसके अलावा ये 2-3 बड़ी मेजर चेंजेस थी जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि हम वाइट वॉश हुए हैं। और रही बात दूसरी, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल जो टीम थी एक्चुअली वो नॉट लाइक दैट के पूरी टीम खेल रही थी और वही टीम खेल रही थी जो वनडे सीरीज या टेस्ट स्क्वाड का जो हिस्सा होते हैं। लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस थी मिडल ऑर्डर की, वो हमेशा से हमारे लिए लम्हा फिक्री आ रहा है। बड़े अरसे से हम इसके ऊपर काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मिडल ऑर्डर है हमेशा हमें परफॉर्म करता हुआ कभी भी नजर नहीं आया। कभी क्रूशियल स्टेज पे उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीता हो। सलमान अली आगा देखें, एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जो फेलियर है वो सिलेक्शन कमेटी का फेलियर था यहाँ पे। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी, जो जैसे मैंने पहले बात की कि जो T20 स्पेशलिस्ट है, आपने उनको 20 ओवर की क्रिकेट में खिलाया नहीं, आप उनको 50 ओवर की क्रिकेट खिला रहे हैं। अब आप तवक्को कर रहे हैं कि सलमान अली आगा आपको आके T20 क्रिकेट में, या साहबजादा फरहान जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है वो आके वो परफॉर्म करेंगे, या हसीबुल्ला जो नए लड़के थे जिनके कैरियर का आगाज आप समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल तरीन पिचेस से हो रहा था, तो आपको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी। आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाते। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है कि अगर उनकी जो कंप्लीट टीम ना भी खेल रही हो, जो उनके रेगुलर प्लेयर है वो ना भी खेल रहे, जो दूसरी टीम जो यंगस्टर्स जिनको वो शुमार करते हैं, अगर वो भी खेल रहे हैं तो वो भी बहुत तगड़े होते हैं होम सीरीज में, होम कंडीशंस में। फिर उनको हाउ नाउ है कि किस तरीके से जो बिहेवियर है, विकेट का एटीट्यूड है, वो किस तरह होगा। तो ये 2-3 चीजें ऐसी थी जहाँ पे हम लैग कर रहे थे। और अब जैसे अब ऑस्ट्रेलिया, अब साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है, तो सिलेक्शन कमेटी को, स्पेशली आकिब जावेद को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और वो हेड कोच की जो इजाफी जिम्मेदारी है वो भी आकिब जावेद है। होपफुली कि पाकिस्तान जो है आने वाली सीरीज में जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, जो भी T20 सीरीज होगी उसमें अपने जो मेन प्लेयर है, जो डिजर्विंग प्लेयर है फॉर T20 क्रिकेट, दे आर प्लेइंग। अच्छा शाहनवाज साहब, डोंट यू थिंक कि हम जब भी इस तरह की कोई सीरीज़ होती है, हम बात कर रहे होते हैं, हमने कभी भी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है जब से मैं क्रिकेट पे बात कर रही हूँ ये पिछले कुछ अरसे से,
कभी भी हम ऐसे डिस्कशन नहीं आती कि जी टीम कंप्लीट थी, हमारा सब कुछ ठीक था, बस खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे थी। हम हमेशा डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमारे पास या तो बॉलिंग साइड पे स्पिनर्स नहीं है, हमारे मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो गया, या हमारा टॉप ऑर्डर उस तरह से नहीं हो रहा। ये जो एक कंप्लीट पैकेज वाला कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम पर आपकी टीम कंप्लीट हो, जिसमें तमाम जो कह लें नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हों वो पूरे हों, और हम उसको एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर डिस्कस कर रहे हो। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग जीत रहे होते हैं ना, जब पाकिस्तान की टीम जीतती है तो हमें हमारा वो पूरा एक कम्बो नजर आता है कि यार ये एक बेहतरीन जो है ना कॉम्बिनेशन बना हुआ है, फास्ट बॉलर्स का भी, स्पिनर्स भी अगर टीम में खेल रहे हैं उनका भी, बैटर्स का भी, हमें सब अच्छा नजर आ रहा होता है। लेकिन एक्चुअली वही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है कि जब हम जीत रहे होते हैं ना तो हमें अपनी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं हमें वो नजर नहीं आती, हम उसके ऊपर काम नहीं करते, हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया जिस तरह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीता है तो हम रिलैक्स थे बिकॉज ऑफ दैट कि हम जीत चुके थे। आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जिनकी वजह जिनको हमें हाईलाइट करने की उस वक्त जरूरत थी जब पाकिस्तान वनडे सीरीज जीता था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, हम उन चीजों पे काम नहीं कर सके। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ये शुरू से ही आप क्रिकेट की हिस्ट्री को अगर उठा के देखें तो जब भी कोई टीम जीत रही होती है उनकी जो खामियां उन पे पर्दा पड़ जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब सब अच्छे की रिपोर्ट आती है। लेकिन जब हम मैच हार जाते हैं तो वहां पर हमें एक छोटे छोटे हम कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं कि जी ये ओपनर बैटर्स नहीं थे। एक हमेशा जो एक्चुअली जो फैक्ट है उन पे बात करनी चाहिए कि आपकी सिलेक्शन पुअर थी, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। इन चीजों पे अगर हम सीरीज में यार मैच के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं समझता हूं कि हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और फिर हमें जो एक सेकंड ऑप्शन है, अब देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे कहाँ पे होती है, पाकिस्तान में होती है, हमारे परफॉर्म कहाँ करते हैं, पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ, पाकिस्तान का दूसरी न्यूजीलैंड के साथ। उनके पास जो डोमेस्टिक में या जो उनके पास एक टेक्नोलॉजी है जिस अंदाज से वो अपने प्लेयर को ग्रूम करते हैं वो लेके आते हैं टीम में, तो एक पूरे प्रोसेस से आते हैं। जबकि हम लोग हमारा हर मैच होता है वो जुगाड़ होता है एक्चुअली, कि अगर जीत के कभी बॉलर चल गया, कभी बैट्समैन चल गया, कभी किसी ने परफॉर्म कर दिया। सो इस तरह आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती। सो हमें एक्चुअली इस वक्त जरूरत क्या है कि जब हम लोग जीतते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हैं, हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे बड़ा फेलियर हमारा ये है कि हम उस चीज पे एक्चुअली काम नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी वाला एक मामला है शाहनवाज साहब, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बन चुका है और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहे हैं। हम इतने दिनों से इस पर बात कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये डिस्कशन थी जिस पे पीसीबी ने ख़त लिखा था, जवाज़ मांगा था, लेकिन अब आईसीसी की जानिब से जो एक डिस्क्रिमिनेशन का मुजाहरा किया जा रहा है, क्या समझते हैं जी, ये क्यों पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें बीच में लाने से आप क्रिकेट जैसे खेल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया? एक्चुअली अरबिला कंट्रोवर्शियल तो नहीं था। आईसीसी का बोर्ड जो था, आईसीसी का वक्त जो था वो 4 मरतबा पाकिस्तान आया, उन्होंने अपनी सारी सिक्योरिटी सेटिस्फाई हुए। दुनिया की बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आके खेल रही हैं और टेस्ट सीरीज खेल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वनडे वगैरह T20 सीरीज के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान अब लॉन्ग टाइम के लिए जो टीम है वो यहाँ पे स्टे करती है। तो ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली थी नहीं और ना है, ये तो इंडिया ने कंट्रोवर्सी अपनी तरफ से क्रिएट करने की कोशिश की है। और आपको पता है कि इंडिया एक्चुअली जो क्रिकेट का बड़ा बनने की कोशिश करता है और हमेशा इंडिया को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन हमें अगर हमने स्टांस लिया, यहाँ पे हमने स्टैंड लिया है, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये बड़ा जबरदस्त स्टैंड है। और ये जिस तरह हम लोग एक्चुअली एशिया कप में हमने उनकी बात मानी ना, बीसीसीआई की हाइब्रिड मॉडल पे हम चले गए और वो हाइब्रिड मॉडल की वजह से उनके जहन में एक चीज आ गई कि जी दुनिया की क्रिकेट में जैसे हम कहेंगे वैसा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। नो डाउट कि लॉस आईसीसी का भी है, बीसीसीआई का भी है, पीसीबी का भी है, ये लॉस सबके हैं। बट ये है कि जो स्टैंड लिया हुआ है और जो कंट्रोवर्सीज इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो इंडिया का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है किसी चीज की।
आप लोगों के यहाँ जब वर्ल्ड कप होता है तो आप पांव पकड़ लेते हो, भाई खुदा का वास्ता हमारे पास आप ही खेल रहे हैं, हमारे इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, और खुदा का वास्ता बस कर दें, आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है क्रिकेट को। जबकि होना तो ये चाहिए और बिला कि एक तरफ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एक तरफ आप पॉलिटिक्स को उसके ले आते हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा से चलती आई है ना, आप मुझे बताएं, डिप्लोमेसी चलती आई है ना। सो दिस इज द, आपको पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए साइन में कि यार अगर क्रिकेट की वजह से अगर रिलेशंस बेहतर होते हैं, अच्छे हो सकते हैं, तो देन हमने तो ये तो 2 कदम की बात करते हैं, हम तो 6 कदम आगे हो गए थे, लेकिन ये बैकफुट पे चले जाते हैं। इन्होंने तो बायलैटरल सीरीज के बारे में एनओसी वगैरह जो है वो साइन किए, और वहां से ये भाग गए। अब कोई ऐसी जगह नहीं है, अगर इनके मीडिया पे बैठ जाए, इनकी जो बातें आप सुन ले तो आप कहेंगे कि इनके ऊपर सिर्फ रहम ही आता है, इनके ऊपर बंदा कहे कि यार कोई बात ही, जैसे कोई आते हैं कोई भिखारी टाइप जैसे कोई लोग आते हैं कि चल यार उनके ऊपर तरस आता है कि चल यार अल्लाह भला करे आपका। तो ये इंडिया के ऊपर ऐसे तरस आता है, जिस अंदाज से ये वबीला मचा रहे हैं, जिस अंदाज से ये हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पैथेटिक है और पुअर है ये, और ये क्रिकेट के लिए कभी भी अच्छा शगुन जो है ना साबित नहीं होता। एब्सोल्युटली, यू सो राइट। थैंक यू वेरी मच शाहनवाज खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया जी। क्रिकेट के ऊपर तज्जिया लेते हैं, उनके मुताबिक ये बहुत ही इंडिया की जानिब से हर डरमी का मुजाहरा किया जा रहा है जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और इसमें जो आईसीसी की जानिब से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। निशान, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और आज के हमारे मेहमान बड़े इंटरेस्टिंग है। ब्रेक पर बिल्कुल 1 सेकंड पहले उन्होंने मुझे एक मज़ेदार बात की जिस पे हम बहुत हंसे भी। जब से पंजाबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम गेस्ट के इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको पता है लाहौर के अंदर 3 रोज़ा पंजाबी कॉन्फ्रेंस जारी है। गुज़श्ता रोज़ इसका आगाज़ हुआ है और हमारे पंजाबी मेहमान हमारे साथ मुख्तलिफ जगहों पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के ही है। लेकिन आज जो हमारे सेट पे तीनों गेस्ट मौजूद हैं, इनसे बात करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे अपनी पंजाबी पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, और क्योंकि मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई कि मैं थोड़ी टूटी फूटी पंजाबी में बात कर लूँ। मैंने अभी बोला कि मेरी पंजाबी सिर्फ गुस्से में निकलती है, तो उन्होंने कहा आप गुस्से में बात कर ले, लेकिन अब मेहमानों से गुस्से में कौन बात कर सकता है, बड़े प्यार से बात करनी पड़ती है मेहमानों से, और ये तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जनाब, आप जो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये इंडिया से आए हैं और हमारे मेहमान हैं, बल्कि इनको तो मुझे लगता है इतना ज़बरदस्त वेलकम मिला होगा कि इनको एहसास नहीं होगा कि मेहमान है। लेकिन हमारे साथ जी गुरप्रीत सिंह मौजूद है, जो कि एक मारूफ आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, फोटोग्राफर हैं, और इनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो फ़नून लतीफ़ा में एक ख़ास मकाम रखती हैं, और आज ही हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनके काम के हवाले से भी जानेंगे, और इनकी बेगम भी हमारे साथ मौजूद हैं, गज़ल साहिबा, तो उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है आप लोग? हाँ, बहुत बढ़िया। इसके साथ जी हमारे अगले जो मेहमान हैं वो एक सहाफ़ी भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं और बाइक राइडर भी हैं। बैनुल-अक़वामी जो इनका सफ़र रहा है बाइक के ऊपर वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, और इन्होंने अपने 2 मशहूर सफ़रनामे भी लिखे हैं, जिसमें बुलेट नामा है और एक नागालैंड है, पूरब दा स्विट्ज़रलैंड। और इसके मुसन्निफ़ हैं, ये अपनी बाइक पर भटिंडा से जी सिंगापुर तक गए हैं और 15,000 किलोमीटर्स का इन्होंने सफ़र तय किया है। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। गुरप्रीत लेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, अपना ये मैं अच्छा जी, पहले तो आप मुझे ये बताएं आपका लाहौर में वेलकम कैसा हुआ? बहुत ही कमाल। ये लगा ही नहीं कि हम किसी और देश में आए हैं ना, ये लगा कि जैसे मैं पंजाबी च हो जा सौखा रहूँगा ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਡੁੱਲ ਬਾਹਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੁੱਲ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਗਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ जी। अरे कितने साल हो गए ने शादी में? 24 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो कैसा सफर जा रहा है आपका? बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत और आपको लाहौर में कैसा वेलकम मिला?
बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहली बार आई हैं? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आई। अरे वाह, जबरदस्त। तो आपको वो पंजाब वाली अपनायत लग रही है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत लग रही है। मुझे लगता है आज शुक्रिया। आपकी तैयारी भी आपने अपनी एनिवर्सरी के हिसाब से की है ना? लेकिन बहुत ज़बरदस्त जी। अच्छा, हमारे साथ जी गुरप्रेम लहरी साहब भी हैं। तो लहरी साहब, आप मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर, चूँकि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हैं लेकिन आप लोग गालिबन 6 दिन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग्या जी। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭੁੱਚੋ ਆਏ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬਰਨ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ। ਓਕੇ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਹਨ। ਜਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਮਰਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਰਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ भी लगी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल कि जब आप मुख्तलिफ जगहों पे अपनी एग्जीबिशन करते हैं, अपनी आर्ट के हवाले से बात करते हैं, लोगों का रिस्पांस क्या सब जगह एक जैसा होता है? ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਰਟਰੇਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਨੀ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਲੇ ਕੋਈ ਆਰਟ ਕਾਲਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਲਜਸ ਆਰਟ ਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਚੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਗਿਟਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ।
ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ नहीं जी कैमरे नाल फोटो बनानी है। तो आपने गजल साहिबा की बनाई है कोई पोर्ट्रेट्स इनके खींचे? नहीं बनाना गा हजे। अरे ये तो आपने लेट कर दिया, आज तो आपको बल्कि तोहफा देना चाहिए था वेडिंग एनिवर्सरी का। अगले साल साडी सिल्वर जुबली होनी है, उत्थे तो फिर आपने सोचा बनावांगे। जबरदस्त। तो आपने कभी कहा भी नहीं, फरमाइश भी नहीं की? नहीं जबरदस्त। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਹੰਟਰਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈਗਾ ਕੁਨਿਆਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਹੰਟਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਹੰਟਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पर 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन वो मशहूर हो गए इसी बात से और लोग ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰੋ ਹੈਡ ਹੰਟਰਸ ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਕੁਨਿਆਕ ਕਬੀਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੂਰਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੱਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਸਰ, और भी इमोशंस है बल्ले बल्ले के अलावा। तो ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕੇ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ
ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੰਗੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਈਏ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ਦਾਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਲਹੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਧਰੋਂ 7 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਇਰਾ ਸਰਾਬ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ, ਸਾਬਰ, ਫਿਰ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੁਣਾਂ ਦਾ 7 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਦੇ घर जाना। नहीं, वी आर सो ग्लैड कि आप लोग आए हैं और आप जैसे मेहमानों की हमें इतना खुशी होती है कि जब लोग आते हैं आप लोगों का परसेप्शन टुवर्ड्स पाकिस्तान चेंज होता है। मैं चाहूँगी गुरप्रीत लहरी साहब, गुरप्रीम लहरी साहब, आप भी ज़रूर हमें अब थोड़ा सा बताएं, आप इस पंजाबी फेस्टिवल को अटेंड करने आए हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और आप क्या समझते हैं कि पंजाबी ज़बान के फ़रोग के लिए मज़ीद दोनों पंजाब के लोग या पंजाबी बोलने वाले क्या काम कर सकते हैं? बिल्कुल ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੂੰਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ मुझे थोड़ी आती है, मैंने बोली है अभी थोड़ी टूटी-फूटी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ठीक है, मैं पूरी सीखूंगी। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ आइंदा मैं गुस्से में नहीं, खुशी में भी बोलूंगी। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ठीक है, डन हो गया। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। क्या बात। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੋ, ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60-65 ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਔਰ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। क्या बात हाँ, है। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ हाँ, हमारे दिल आपस में जुड़े होते हैं और जब भी हम आप जैसे मेहमान भी आते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, जब ट्रैवल भी करते हैं, जितने वेलकमिंग, जितनी वार्मथ पंजाबियों के अंदर होती है उसका कोई, मैं कहती हूँ, दूसरी जगह नहीं मिलती आपको। सो थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर से वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप खुश रहें, साथ रहें हमेशा। और जनाब हमारे मेहमान हैं और पंजाबी कॉन्फ्रेंस ही जारी है। हमने सोचा कि इस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाते हुए जो जो गेस्ट आ रहे हैं हम उनको अपने स्टूडियोज़ में भी दावत दें। आज ये तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं जी आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जनाब। वैसे तो ख़वातीन का आलमी दिन हम मनाते हैं, लेकिन आपकी जो कह लें इंफॉर्मेशन के लिए अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो आज मर्द हजरात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहुत सारे दिनों की तरह ये दिन भी हम सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन हमें इसके हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि ये दिन इतनी तवज्जो हासिल नहीं कर पाता जितना ख़वातीन के आलमी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आज हम उन वजूहात को भी डिस्कस करेंगे और क्या वजह है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम ख़वातीन के हकूक़ के, उनके मसाइल के हवाले से बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द हजरात नज़रअंदाज हो जाते हैं। इस वजूहात को भी देखेंगे, लेकिन मैंने जैसे आपको ख़ुद कहा कि बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया कि 19 नवंबर को वर्ल्ड मेंस डे होता है। इसी तरह बहुत सारी आम पब्लिक को भी हमने उनके इंटरव्यूज़ किए और हमने जानने की कोशिश की कि क्या उनको भी इस दिन के हवाले से पता है। आपको सुनवाते हैं। ये हमें तो पता ही नहीं है कि मर्दों का आलमी डे है 19 नवंबर को। ये तो सबको पता होना चाहिए। मर्द इतना सब कुछ करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, इतना सब कुछ करते हैं, तो औरतों का जब मनाया जाता है तो मर्दों का भी मनाना चाहिए। हम सुनते हैं कि जी आज लेडीज़ का आलमी दिन है, माँ का आलमी दिन है, बाप का, लेकिन कभी इस तरह नहीं सुनाई दिया कि मर्द का भी आलमी दिन है। लेकिन ये मनाना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। मोस्ट ऑफ दी कम्युनिटी को पता ही नहीं है कि भाई मर्दों का आलमी दिन भी है। दरअसल हम ख़वातीन के आलमी दिन मनाते हैं लेकिन उनके हुकूक का ख्याल नहीं करते। और मर्दों को रियलाइज़ करना चाहिए औरतों का मुकाम, और लीड भी करना चाहिए और उनको साथ भी लेके जाना चाहिए। ये एक ज़िम्मेदार शख्स होता है, हेड होता है घर का, इनको सबका ख्याल करना चाहिए, बीवी बच्चों का, माशरे का, सबका ख्याल करना चाहिए। मर्दों का हर रोज़ अपना दिन होता है, लेकिन 19 नवंबर को कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मर्द है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे तो हर दिन मर्द का दिन होता है। ख़वातीन के लिए तो सारे जनाब वो कहते हैं जी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन जो एफर्ट्स वालिद ने की होती हैं या मर्द ने की होती हैं वो शायद किसी को नज़र नहीं आती। मेरा ख्याल है इसमें भी तो जो करनी चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। मर्द जो है किसी भी सोसाइटी का ना मेन पार्ट होते हैं, और वो किसी भी शोबे में जहाँ ख़वातीन अहम किरदार अदा कर सकती है वहाँ मर्द भी जो है वहाँ पे एक मेन किरदार अदा करता है। ਅੱਜ 19 ਨਵੰਬਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਦਰ ਡੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਰਦ ਡੇ ਆ। ਮਰਦ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ। ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ना टीवी पे ना किसी चैनल पे ये मैंने पहली दफ़ा सुना है आज कि आपसे मर्दों का भी दिन होता है। मर्दों को तो बेटा बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी होती है मर्द के ऊपर, औरतों को पालना, बच्चों को पालना, उनकी हिफाजत, तालीम देना, उनको हर तरह के हुकूक देना, बच्चों की शादी ब्याह करना, ये सारे उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है मर्दों के ऊपर। मुझे लगता है मर्द के लिए एक आलमी दिन होना चाहिए जिसके अंदर जो मज़दूर है, जो फ्रेंच फ्राइज़ बना रहा है, जो बाहर मिट्टी का काम कर रहा है, जो इमारत बना रहा है, वो सब मर्द ही कर रहे हैं। देश का जहाँ तक ताल्लुक़ है हर दिन मर्द का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन को मखसूस कर दें तो वो दिन उसका हो, हर दिन को जीना चाहिए। मर्दों की तो वैसे चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं।
हाया कि अगर वो सिंगल हो और इकलौता औलाद हो तो वो एक अलग है, फिर उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती पेरेंट्स की। सो बहुत मिले जुले तासुरात हैं, हम इसी हवाले से बात करेंगे। मज़हर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज मेंस का जो कह लें वर्ल्ड मेंस डे है, मर्दों के आलमी दिन के हवाले से सेलिब्रेट हम बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर हम ख़वातीन के आलमी दिन पे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इतना क्या ये अदम तवज्जो का शिकार है या वैसे ही हम बात नहीं करना चाहते? एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री में देखें तो मर्दों और औरतों में जो बाइफर्केशन आपको मिलती है वो इस तरह मिलती है कि जब सिविलाइजेशन परवान चढ़ रही थी, अभी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में औरतों के हकूक़ को स्नब किया जा रहा था, तो उन औरतों के हकूक़ को हासिल करने के लिए कुछ औरतें फ्रंट लाइन पे आती हैं और एहतजाज करना शुरू करती हैं, और जिसमें कुछ जैसे फेमिनिज़म की बात करते हैं, फेमिनिस्ट एक टर्म सबके सामने आती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर मैस्कुलिनिटी की बात की जाए या मैन शोविनिज़म की बात की जाए, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारे हकूक़ क्या हैं, अगर मैं एज अ आदमी हमारे हकूक़ क्या हैं, तो हमारे हकूक़ और औरतों के हकूक़ ये हर दीन में, अगर आप किसी भी दीन का हिस्सा बनते हैं, किसी कल्चर का हिस्सा बनते हैं, किसी सिविलाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, तो उसमें से पहले प्री डिटर्मिन्ड है। उसमें मैं आके कुछ नई चीज़ ऐड नहीं करूँगा, अगर एक मोहतरमा है वो कोई नई चीज़ ऐड नहीं करेंगी। इसी तरह जब औरतों के हकूक़ स्नब हो रहे थे तो औरतें फ्रंट लाइन पे आईं, तो उनका एक आलमी शोहरत मिली उस चीज़ के ऊपर। कई सोसाइटीज़ जो स्नब्ड थीं, जो अंडर द कारपेट आ चुकी हुई थीं, जिनको मर्द अपनी जूती के नीचे रख रहे थे, उन्होंने एक बर्स्ट आउट किया और एक आलमी दिन में इसको एक शोहरत मिल सकी। लेकिन मर्दों के साथ ऐसा किसी सोसाइटी में हुआ नहीं। किसी भी सिविलाइजेशन में, जो सिविलाइज्ड माशरे हैं, उसमें मर्द और औरत के हकूक़ को उनकी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया। तो मर्द को ऐसा कभी इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं कि उनके लिए हकूक़ की कोई बात करे, क्योंकि मर्द अपेरेंटली औरत से मजबूत है फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, तो वो अपने हकूक़ छीन सकता है। अगर मैं इसको ऐसे बात करूं तो दो ही एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। लेकिन अगर आप इस करंट एरा की बात करें, करंट एरा में एक मर्द के आलमी दिन को मनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे औरत के आलमी दिन को मना लिया जाए। लेकिन आलमी दिन मनाया क्यों जाता है? लाइक आप ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, एक मर्द ने जो इस सिविलाइजेशन को परवान चढ़ाने में कुर्बानियाँ दी, एक औरत ने भी कुर्बानियाँ दी, तो आप ट्रिब्यूट दें, बिल्कुल दें। माँ को देना चाहिए, बाप को देना चाहिए, बहन भाई को देना चाहिए, तमाम उन एलिमेंट्स को देना चाहिए, उन फैक्टर्स को देना चाहिए जो इस सिविलाइजेशन को इस नहज तक लेके आ सके जहाँ पे मैं और आप बैठ के इतनी ऑडियंस को सुन भी सकते हैं और इनसे इजहार ख्याल के जवाब भी दे सकते हैं। अच्छा मुज़्ज़ब, आपने भी ख़ुद भी कहा कि दो के बड़ी कंट्रोवर्शियल सी या कॉन्ट्रडिक्ट करती है चीज़ कि मर्द अपने हकूक़ छीन सकता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मर्द हजरात जो हैं उनके हकूक़ स्नब हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मेल है तो उसके हवाले से ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि वो एक जो कह लें ना फेमिनिटी का फैक्टर आ जाता है ख़वातीन के अंदर और उसको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, सिंपैथी और दीगर चीज़ें भी आ जाती है। जैसे ही किसी मर्द की, आदमी की बात होती है तो वो सिंपैथी का फैक्टर नज़रअंदाज हम कर देते हैं। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें नफ्सियात काम कैसे करती है, अगर मैं थोड़ा सा इसको और गहराई में लेके चलूँ और सिंपल नफ्सियात की बात करूँ तो आप देखें हमारे माशरे में हीरो को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है या हीरोइन को? ऑब्वियसली हीरो को। हमारे माशरे में जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जो कैंडिडेट्स चूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर अप्रोच किया जाता है मर्द को। हमारे माशरे में अगर घर का गार्डियन देखना है तो वो मर्द बनेगा। हमारे माशरे में अगर टॉप टायर पोजीशन पे किसी को होना है तो वो मोस्ट प्रोबेबल जो चॉइस होगी, चॉइस ऑफ जनरल पब्लिक, वो एक मर्द की होगी। तो अब इस सिनेरियो में आप क्या करते हैं कि किस तरह देखते हैं जनरल पब्लिक की सपोर्ट मर्द के साथ है नफ्सियाती तौर पे। मर्द को लोग हीरो देखना चाहते हैं, मर्द को लोग सुपरमैन देखना चाहते हैं, सुपर वुमन के तौर पे नहीं देखना चाहते। अगर आप कोई फीमेल सेंट्रिक मूवी बनाते हैं तो वो चलेगी नहीं। अगर आप सोशल मीडिया पे मोहतरमा की बात कर लें तो वो उतने व्यूज़ नहीं ले सकती जितने एक मर्द, अगर बात की जाए, एक मर्द व्लॉगर है या न्यूज़ एंकर है या पॉडकास्टर है, उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। इवन कि अगर आप देख लें अभी रिसेंटली, अगर मैं जनरेशन जी की बात करूं तो ये किसके पीछे भाग रही है? अभी एक दो बॉक्सर्स हैं, उनका मैच हुआ और पूरी दुनिया पागल हुई थी उनके पीछे। बस वो बॉक्सर हैं, वो फीमेल्स नहीं हैं। तो जो मर्दों के हकूक़ छीनने की मैंने बात की, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर लेते हैं अपने वैल्यूज़ को, अपने राइट्स को।
नहीं सेटल डाउन होता तो उस माशरे में जहाँ पे औरतें तादाद में कम होती हैं और उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं जो कि मर्दों ने फुलफ़िल करनी होती हैं, जैसा कि आज के माशरे में कई मोहतरमाएँ हैं जो घर से निकल के काम कर रही हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी को भी परसू कर रही हैं और अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को भी परसू कर रही हैं। तो इस सिनेरियो में अब मर्द की बात की जाए तो जो एक्चुअली हमारे माशरे में भी कि जो करंट एरा की बात करूँ, मर्द और औरत एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखते हैं अपने आप में। मोहतरमा और मोहतरम कह लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा। मर्द का जहाँ पे नाम आता है तो वो एक भयानक सा चेहरा नज़र आता है, ऐसा बना दिया गया है, बिल्कुल ऐसा बना दिया गया, एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखना शुरू हो गया। तो हमारी सोसाइटी में जो मोहतरम हजरात हैं कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां की हैं, तो आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम अपनी वैल्यूज़ लूज़ कर चुके हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर मैं भी की करंट बात करूं तो हमारे यहाँ पे इस सोसाइटी में कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए, एक बेहंगम सी अनएथिकल चीज़ है। उसमें औरत को निशाना बनाया जाता है, जो उनके साथ मोहतरम हजरात होते हैं वो बच जाते हैं। Nobody question him। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वैसे मैं आपकी इसी बात से आगे एक सवाल आपके आगे रखना चाहती हूँ। जैसे आपने खुद भी कहा कि विद टाइम ये परसेप्शन हमने बिल्ड कर दिया ना, जिस वजह से अगर कहीं पे कोई हजरत जो है ठीक भी है तो वो गलत ही लगेंगे। इवन हम कोर्ट केसेस या कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे भी अगर दोनों साइड से कोई कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन उसमें ज़्यादा एज खातून को हासिल होता है कहीं ना कहीं, लेकिन कभी कभी हमने देखा भी है एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मर्द हजरात के साथ भी कभी ज़्यादती हो रही होती है। लेकिन ये ओवर टाइम जो एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है, आपको लगता है ये कभी कहीं इन द लॉन्गर रन ब्रेक होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी या लॉन्गर रन अगर मैं 5 से 10 साल की बात करूं तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी जो जिस टाइप का हमारा मोमेंटम, साइकोलॉजिकल मोमेंटम डेवलप हो चुका हुआ है, हम ज़्यादा ऐसे ही रहेंगे कि फ़ीमेल्स को हम फ्रंट लाइन पे आने देंगे और मोहतरम हजरात को हम पीछे रखेंगे। उसकी वजह क्या है कि एक सोसाइटी में जब कोई नॉर्म या रिचुअल डेवलप होती है तो वो किसी चीज़ के बार बार होने से डेवलप होती है। तो हमारे माशरे में जब भी एक मोहतरमा हरासमेंट की बात करेगी तो उसके इर्द गिर्द जितने भी मोहतरम हजरात होंगे 90% वो गारंटी करेंगे कि इसके साथ हरासमेंट हुई है। अनफॉर्चुनेटली वो हुई हो या ना हुई हो, दैट इज़ द सेपरेट इशू, बट जनरल फिनोमेना ये होगा कि उस मोहतरमा को स्नब किया गया, उस मोहतरमा को हरास किया गया। और अब इस माशरे की अगर बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिविल कोड का डेटा है 2023 से 2024 का 27,000 डाइवोर्सेस हुई हैं लाहौर रजिस्ट्री में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, माजरत के साथ अगर मेरे ये फैक्ट्स गलत हैं तो। अब 27,000 डाइवोर्सेस, तो मैं अक्सर अगर किसी जगह पे बैठा हूँ तो मैं यही अर्ज़ करता हूँ वहाँ पे डाइवोर्सेस अनपढ़ लोग नहीं लेते और डाइवोर्सेस हमेशा पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो उसमें मोहतरम भी शामिल हैं और मोहतरमाएँ भी शामिल हैं। हमारी सोसाइटी एक ऐसी बेहंगम सी चीज़ का शिकार हो गई है जिसमें ना आदमियों को पता है क्या हो रहा है, ना औरतों को पता है। उसकी एक ही वजह है कि आप इस हिजान के अंदर हैं जहाँ पे आपने अपने बेसिक फंडामेंटल्स को लूज़ कर दिया। और आज जो अगर मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो बेहतर है इस आलमी दिन में मर्दों को ये पता होना चाहिए कि उनकी बहन के क्या हकूक़ हैं, उनके भाइयों के क्या हकूक़ हैं, उनके पेरेंट्स के क्या हकूक़ हैं, उनकी वाइफ्स के क्या हकूक़ हैं, उनकी बहनों के क्या हकूक़ हैं। एक मर्द, एक औरतों को ये पता होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप मर्दों के उनके साथ डेवलप्ड हैं उनके क्या हकूक़ हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली जिस भी रिलीजन में हैं, जिस भी सोसाइटी में हैं, हम सोसाइटी को डेवलप करते हैं अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग। तो जिसकी वजह से हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं हम उनको लूज़ कर देते हैं और फिर वही होता है कि हमारा ये माशरा है और उसमें खिचड़ी पकी हुई है। अगर आप मर्दों की बात करेंगे, 4 मर्द अगर वैसे ही मार्च करना शुरू कर दें, जैसे सीम्स लाइक औरत मार्च ऐसे मर्द मार्च करना शुरू कर दें तो यहाँ पे हंगामा आ रही हो जाएगी। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच मज़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मज़हर अली माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे जी। आज वर्ल्ड मेंस डे है और अब बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कल मेरी टीम मेंबर ने कहा कि हम सोच रहे हैं हम इस पर बात करें, आई वाज सरप्राइज्ड। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है, लेकिन आज बड़ी हमने इंटरेस्टिंग बातें की, इनकी वजूहात पे बात की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।